नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की मांगों का समाधान कब निकलेगा, क्योंकि पिछले 23 दिनों से ये सवाल लगातार बरकरार है। दरअसल बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में 1 नवंबर से यह धरना जारी है। इसमें आईएमए समेत कई संगठनों का समर्थन अब स्टूडेंट्स को मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी अब इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज रात 12 बजे से रोहतक पीजीआई में ओपीडी की सेवा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। सरकार को 48 घंटे का समय भी दे दिया गया है और अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो फिर इमरजेंसी सेवाएं बंद हो सकती हैं। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि लगातार 2-3 दिन तक भी ग्रेडेड मैनर में पेन डाउन करने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस रिस्पॉन्स इस पर नहीं है। इस वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मजबूरन ये फैसला लिया है कि आज 12 बजे से ओपीडी सर्विसेज, बोर्ड सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरीज यानी कि इमरजेंसी और ट्रॉमा को छोड़कर रेजिडेंट्स हड़ताल पर रहेंगे और कल से पूर्ण रूप से ओपीडी, बोर्ड और इलेक्टिव सर्जरीज इन पे अनिश्चितकालीन तक हड़ताल रही। जो है, हम नहीं चाहते कि किसी को भी परेशानी हो। इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विसेज अस्पताल की इसलिए खुली हुई हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ग्रेडेड मैनर में पहले 1 घंटे के लिए पेन डाउन किया था, 2 घंटे के लिए पेन डाउन किया था, उसके बाद 3 घंटे के लिए पेन डाउन किया और अंत में मजबूरन सरकार के रवैयों को देखते हुए उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि अब वो ओपीडी सर्विसेज में हड़ताल पर जाएंगे। इससे साफ स्पष्ट ये हो जाता है कि सरकार की इस मामले को हल करने की मंशा नहीं है। तो एमबीबीएस के इन स्टूडेंट्स का धरना पिछले 23 दिनों से जारी है। बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने खास बातचीत इन विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ की है। आइए आपको सुनवाते हैं। बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे छात्र और सरकार के बीच में सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। छात्रों का धरना आज पीजीआई में 23वें दिन में पहुंच गए हैं। मेरे पीछे ये एमबीबीएस के छात्र हैं जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ये छात्र आखिर चाहते क्या हैं? क्या बॉन्ड पॉलिसी को वापस करवा के ही दम लेंगे या फिर इनकी कुछ और मांग है? इन सब पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज 23 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए, आखिर इसका अंजाम क्या हो? जी, पहले तो मेरा नाम महेश यादव, मैं प्रथम वर्ष एमबीबीएस का छात्र हूँ। हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि बॉन्ड पॉलिसी वापस हो। आज हमें यहाँ पे बैठे हुए 23 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार कोई सीधे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमने कई बार वीसी मैम के साथ मीटिंग कर चुके हैं, डायरेक्टर सर के साथ हमारे सीनियर मीटिंग कर चुके हैं और कल हमारे सीनियर यहाँ पे चंडीगढ़ जाके डीएमईआर के ऑफिस में और एसीएस से मीटिंग करके आए हैं, लेकिन वो सब आश्वासन दे रहे हैं। अभी सीधे तौर पर सरकार से बातचीत नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम मांग करते हैं कि सीधे तौर से सरकार हमें बातचीत करे और हमारी मांगों को सुने। नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है? अब बार बार सरकार भी आपसे बात कर रही है, आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन नतीजा तो कुछ नहीं। नतीजा सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है हमारी मांगे, पहली बात तो यही है, और बाकी नेगोशिएशन के लिए भी तैयार नहीं है। हमारी जो मांगे हम उन्हें लेटर में दे चुके हैं, बता चुके हैं, पर वो सरकार कुछ बता ही नहीं रही है, हमें जवाब नहीं दे रही है। कुछ इससे कम में भी सहमत है आप या केवल बॉन्ड पॉलिसी को वापस ही करवाना चाहते हैं? नहीं सर, अभी तो हम यही है कि बॉन्ड पॉलिसी वापस ले, बट हमने जो डिमांड लेटर हमने सीएम सर को दिया था कुछ दिन पहले, जो हमने 16 तारीख को दिया था, वो हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। उसमें हमने जो हमारी डिमांड थी वो हमारी ये थी कि 1 साल होना चाहिए या और जो पैसे है वो 5 लाख होने चाहिए। हमारी अभी भी डिमांड यही रहेगी कि 1 साल और 5 लाख रुपए। लगातार जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे भी आप संपर्क कर रहे हैं, क्या वो लोग भी आपके पक्ष में आ सकते हैं? हाँ जी सर, वो बिल्कुल हमारे साथ है और उन्होंने हमारा पेन डाउन भी चल रहा है। शनिवार से उन्होंने स्टार्ट किया था, पहले 1 घंटे का, फिर 2 घंटे का और 3 घंटे का, फिर आज 4 घंटे का था और कल से हमारी पूरी ओपीडी सर्विसेज बंद रहेगी। और तो इसकी जो जिम्मेदार है वो डॉक्टर्स नहीं है, वो सरकार है सीधा। नहीं, ओपीडी बंद होने से मरीज कहाँ से पीजीआई में मरीज आते हैं? मरीजों को कितना नुकसान है? सर, जैसे ये है कि हमने पहले अल्टीमेटम दे दिया था, हमने गवर्नमेंट को ऑफिशियल लेटर भी दिया था। आरडीए ने पहले 1 घंटे के लिए बंद करवाई थी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ओपीडी में जाके पेशेंट्स को भी जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में। और उसके बाद हमने 3 घंटे करवाई और कल हमारी फिर 2 घंटे थी। तो ऐसे कि ऑफिशियल लेटर दिया जा रहा है इसके बारे में, और इसकी जो भी जिम्मेवार है पेशेंट की, पेशेंट को कोई भी दिक्कत आए, ये सरकार जिम्मेवार है। नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है? आखिरी कब तक बैठे रहेंगे आप? नतीजा इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि जो हायर अथॉरिटीज़ है, जैसे कि एसीएस मैडम है और सीएम का बिहेवियर आप देख सकते हो। सीएम का ये है कि वो अपनी चीज़ पे अड़े हुए हैं, उन्हें बच्चों की मांग से कोई मतलब नहीं है। हमें तो 40 लाख से मतलब है, तो
तुम चाहे रैंक लाओ, मेरिट लाओ, हमें उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। जब एसीएस मैडम ने सीधा ये कह दिया कि सर्विस बॉन्ड है ही नहीं है, सीधे पैसे की मांग है हमारी, तो नतीजा कहाँ से निकलेगा? वो बच्चों की बात ही नहीं सुनना चाहते। इसके अलावा विरोध का और क्या तरीका अपनाएंगे आप? सर अभी तो हमारा यही फैसला है कि जैसे अभी हमने किया कि ओपीडी बंद है कल से, और उसमें हमने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती तो हमारी इमरजेंसी सेवाएं भी हमें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 23 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, आपको नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है? पढ़ाई का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो ये बॉन्ड पॉलिसी है ये हमारे करियर को ख़राब कर रही है। तो अगर करियर ही नहीं होगा तो पढ़ाई करके क्या करेंगे? मुख्यमंत्री पहले से कह रहे हैं कि जो डॉक्टरी का जो पेशा है वो सेवा करने का, न कि मेवा खाने। ये तो सही है जी, सेवा करने का है डॉक्टरी का, पर ये जो बॉन्ड लगाए है तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। बच्चों से, गरीब बच्चे कहाँ से लाएंगे 40 लाख? आप बताइए, आप कहाँ से ला देंगे? आप अफोर्ड कर सकते हो 40 लाख? बच्चे कहाँ से लाएंगे? और मेरिट वाले बच्चे तो बाहर जा रहे हैं। यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो सारी बाहर चली गई है। हरियाणा में कौन बचेगा? सिर्फ जो पैसे वाला है वही बचेगा, गरीब व्यक्ति कहाँ गया? तो अब क्या होगा? सर अब हमारा यही रहेगा कि अभी हमने कल से ओपीडी बंद कर रहे हैं, और हमने 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार हमारी तभी भी नहीं सुनती तो हम इमरजेंसी तक बंद करने के मजबूर हो जाएंगे, और अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती तो हम और भी सख्त कदम उठा सकते हैं इसके खिलाफ। तो ये एमबीबीएस के छात्र हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि हर हाल में सरकार बॉन्ड पॉलिसी को वापस ले, अन्यथा उनका प्रोटेस्ट और तेज होगा। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो बॉन्ड पॉलिसी क्या है, आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए भी दिखाते हैं, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज के तभी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एक आपको बता दें कि नई पॉलिसी लाई गई है, और इसी पॉलिसी का विरोध हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई के बाद सरकारी अस्पतालों में सेवाएं जरूरी कर दी गई हैं। इस बॉन्ड पॉलिसी के तहत सरकारी अस्पतालों में 7 साल सेवाएं देनी होंगी। बॉन्ड पॉलिसी के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पॉलिसी का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो सरकार को फिर आपको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की जरूरत है, और सरकार का पक्ष इस पर यह है क्योंकि बॉन्ड तोड़ने पर यह राशि भरनी होगी, और इसलिए 7 साल की जो सेवाएं हैं वो इन डॉक्टरों की मिल सकेंगी। सरकार पक्ष ये रख रही है 7 साल की अवधि। और चलिए अब आज की बड़ी बहस के सवाल है उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि धरने के 23 दिन समाधान आखिर कब निकलेगा। यह सवाल बरकरार है क्योंकि 23 दिन से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। दूसरा सवाल यह कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के आखिर क्या पेच फंसा हुआ है। तीसरा सवाल यह है कि बॉन्ड पॉलिसी से क्या डॉक्टर्स की कमी दूर होंगी, क्योंकि जो पक्ष सरकार ने रखा है, कहना यही है सरकार का कि ये इसलिए भी जरूरी है कि सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स की कमी है उनको दूर किया जा सके। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। डॉक्टर अक्षत मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। अक्षत मित्तल जी, स्वागत आपका चर्चा में। जोगिंदर मोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। जोगिंदर मोर जी आपका स्वागत। रजवंत डहीनवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है। रजवंत डहीनवाल जी आपका भी स्वागत। और डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अक्षत मित्तल आपसे मैं करूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 23 दिनों से लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी को जितना हम लोग समझ पाए वो तो लगातार हम लोग बता रहे हैं, लेकिन असली वजह क्या है और कहां पर ये जो पेच है वो फंसा हुआ है, जिस पर कोई एक सहमति बन नहीं पा रही, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं उसको कैसे देखा जाए। जय हिंद सर। सबसे पहले जो ये पेज अटका हुआ है ना, ये दिक्कत इसमें इसलिए आ रही है कि 28 राज्य जो जहां पर भी देश के अंदर जहां पे भी मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं वहां पर कहीं पर भी किसी भी बॉन्ड पॉलिसी में बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केवल हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की सर्विस बॉन्ड पॉलिसी बनाई गई एमबीबीएस की, और वहाँ पे बैंक को इन्वॉल्व किया गया। सरकारी पॉलिसी में निजी बैंक को इन्वॉल्व करना साफ साफ सरकार की मंशा को दर्शा रहा था कि सरकार को पैसा चाहिए। यह जब बात सबके सामने आ गई कि सरकार को पैसा चाहिए, तो उसी समय सरकार इसको इस तरीके से काउंटर करती है, वो कहती है कि हमारी शिक्षा में ये पैसा जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यदि आपको पता है कि एक एमबीबीएस छात्र बनाने में कितना पैसा लगता है, तो जो हमारी तरफ से 17 अलग अलग आरटीआई पिछले 1.5 साल से डाली गई कि आप बताएं कि एक डॉक्टर बनाने में जो 1 से 1.5 करोड़ लगता है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ लगता है एग्जैक्ट। पहली दिक्कत हमारी है बैंक वाली की। दूसरी बड़ी दिक्कत है 7 साल के लंबे समय की। एक मेडिकल ग्रेजुएट, सिर्फ एमबीबीएस ग्रेजुएट से यहाँ पर बैठे जितने भी पैनल के लोग हैं या जो भी मेरे को सुन रहे हैं,
आप सबसे मेरा ये सवाल है कि आप बताइए कि एक सिर्फ एमबीबीएस ग्रेजुएट को झोला छाप से बढ़कर कुछ नहीं कहा जाता है इस देश के अंदर। कोई भी इलाज कराने जाता है तो उसको एक सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए, उसको एक एमडी एमएस डॉक्टर चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें कब रुक जाएंगी? अगर इंसान एक डॉक्टर को, एक मेडिकल ग्रेजुएट को 7 साल तक बांधा जाएगा, 7 साल की नौकरी करनी पड़ेगी। इसमें भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें नौकरी बिल्कुल नहीं करनी है, सर्विस बॉन्ड में बांधिए, देश की सेवा के लिए ही हमने ये प्रोजेक्ट चुना था। परंतु जो ये समय अवधि है इसको कम किया जाए, इसको 1 से 2 साल किया जाए, जिससे कि एक स्टूडेंट का मोमेंटम बना रहे आगे की पढ़ाई के लिए। तीसरी बड़ी चीज है 40 लाख रुपए। सर, एक मेडिकल ग्रेजुएट जब निकलता है तो एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर नौकरी ढूंढने निकले तो उसकी 50 से 60 हजार रुपए की नौकरी लगती है, इससे ज्यादा नहीं लगती है। कई जगह तो उसे पूछा भी नहीं जाता सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री के साथ। ऐसे में एक बच्चे के लिए 40 लाख चुका पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। मेडिकल फील्ड में जो बच्चे आए हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो 1-1, 2-2 नीट का ड्रॉप लेकर आए हैं यहाँ पर छात्र, उनके अगर हम परिवार का बैकग्राउंड देखें तो वो सभी या तो गरीब तबके के परिवारों से आते हैं या मध्यम वर्ग के परिवारों से आते हैं। ऐसे परिवार भी देखे गए हैं सर, मेरे खुद के दोस्त ऐसे हैं जिनके घर वालों के पास खुद का घर नहीं है, खुद के नाम पर एक घर नहीं है, जमीन नहीं है। पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों के लिए, लेकिन वो एक खुद का घर नहीं चुका पाते। ऐसे में 40 लाख रुपए का अगर लोन सैंक्शन करवा भी देती है सरकार, तो मैं पूछना चाहूंगा कि उसमें गिरवी में क्या रखेगा इंसान? कोलैटरल तो हर बैंक मांगेगा ना। ये तो सरकारी बैंक तक नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक तो अपना एक पैसा नहीं छोड़ेगा, तो ऐसे में 40 लाख बच्चा कहाँ से देता है? और चौथी बात ये, मैं मानता हूँ चलो ठीक है, तुम नौकरी दे रहे हो, तुम पैसा दे रहे हो, हर चीज कर रहे हो, लेकिन आप नौकरी की गारंटी तो दें। आप कहें कि एक बच्चा अगर हम उसको 2 महीने तक, 3 महीने तक नौकरी नहीं दे पाते हैं तो बच्चा फ्री है। लेकिन सरकार क्या बोलती है, सीएम साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं कि यदि बच्चे को 1 साल नौकरी नहीं लग पा रही है तो बच्चा क्या रहे, अनएम्प्लॉयड रहे। अरे, और ये ऐसे सीएम की तरफ से आ रही है, ऐसे राज्य के सीएम की तरफ से आ रही है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का दर पूरे देश में सबसे अधिक है। हरियाणा में 22.9% लोग, जो यूथ है, समेरा वर्ग जो है, वो आज भी अनएम्प्लॉयड है। और उस राज्य का सीएम ये बोलता है कि अनएम्प्लॉयड रहे 1 और साल, अगली भर्ती तक का वेट करें। सर, ये हमारी 4 बड़ी मांगे हैं जिनके ऊपर हम फैसला चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है अक्षय जी, इसीलिए मैंने आपको पूरा समय दिया कि आप बता सकें कि दरअसल असल स्थिति क्या है और हम लोग भी जरा समझ सकें कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, चूंकि जो ये बॉन्ड पॉलिसी है इसको लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 23 दिन से ये विरोध, धरना प्रदर्शन और अब तो ओपीडी भी बंद कर रहे हैं और इससे जो तमाम सेवाएं हैं वो जाहिर है कि प्रभावित होने वाली हैं। ये विरोध हो रहा है, कैसे इसका समाधान निकालेंगे, कैसे इसको देखा जाए? वीरेंद्र चौहान जी, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद कि ये जो ऑडियो की डिस्टरबेंस आ रही थी आपने या आपकी टीम ने उसको ठीक कर दिया, वरना कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझसे पहले वाले जो भी सज्जन थे बोल रहे थे, उन्होंने क्या बोला, क्या कहा, कुछ मुझे कुछ पता नहीं चला। कोई भी सेवा, कम से कम स्वास्थ्य सेवा जिसको हम एसेंशियल सर्विसेज में गिन सकते हैं, मानवीय आधार पर ऐसी सेवा के रूप में जिसको देखते हैं कि जो किसी भी कारण बाधित नहीं होनी चाहिए, वो अक्षय चलनी चाहिए, अविरल चलनी चाहिए, वो अगर बाधित हो रही है, किसी भी कारण से हो रही हो, उसमें उसके पीछे तर्क हो या तर्क न हो, बाधा उसमें नहीं आनी चाहिए, ये हम और आप चाहते हैं। और बाधा आ रही है तो हम भी आहत हैं, और सबसे ज़्यादा आहत और पीड़ित वो मरीज होंगे जिनकी सेवा, शुश्रूषा, संभाल, इलाज, उपचार, टेस्ट इत्यादि पर इस आंदोलन के कारण कुप्रभाव पड़ रहा है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि हरियाणा सरकार ने अगर बॉन्ड की व्यवस्था की, बॉन्ड का प्रावधान किया है, तो उसके पीछे के मनोभाव को समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि सरकार कोई बॉन्ड पॉलिसी लागू करके सरकार के खजाने में कुछ भर नहीं रही है, सरकार उसमें से कोई आमदनी करने नहीं जा रही है, सरकार का उद्देश्य कोई उसमें से आय कमाना नहीं। उस बात को सुनेंगे तो समझेंगे, और वो ये है कि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की बेहद कमी है।
और ऐसी कमी ऐसा नहीं है कि केवल हरियाणा में, देश के बहुत सारे हिस्सों में है। उसकी वजह यह है कि एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद बड़ी संख्या में जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लाभ होता है, वहाँ चले जाते हैं और उसके कारण से सरकारी अस्पतालों को डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। कुछ तो इसलिए नहीं मिल रहे अब तक क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या ही कम थी, एमबीबीएस की सीटें ही कम थी। हमने आकर बनाने शुरू किए नए, हमने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं, हमने पीजी की सीटें बढ़ाई है। उनके परिणाम भी आने वाले दिनों में आएंगे, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। लेकिन मैं हरियाणा के साधारण नागरिक की तरफ से बोल रहा हूं, या यूं कहिए मैं हरियाणा का वो साधारण नागरिक बोल रहा हूं, मैं असंध से बोल रहा हूं इस समय। और असंध के नागरिक अस्पताल में सैंक्शनड पद चिकित्सकों के वो हैं चित्रांश जी 15, और 15 में से कभी भी 5-6 से ज्यादा चिकित्सक पिछले 20 साल में 30 साल में यहां नहीं रहे हैं। जब से ये अस्पताल बना तब से ही, शायद अस्पताल को इतना समय ना हुआ हो, लेकिन जब से ये अस्पताल बना है सैंक्शन पोस्ट के 1/3 डॉक्टर्स ही रहते हैं। अधिकांश ग्रामीण और सब डिविजनल अस्पतालों की स्थिति यही है। इस स्थिति को दूर करने के लिए आवश्यक है कि जो लोग सरकार के कॉलेजों में सस्ती सब्सिडाइज्ड फीस पर एमबीबीएस की डिग्री करते हैं, वे निजी क्षेत्र में जाने से पहले, अपना अस्पताल बनाने से पहले, प्राइवेट सेक्टर में मोटी आमदनी कमाने जाने से पहले, ये तो आपका पक्ष है और ये पक्ष तो सबके सामने है, लेकिन जो विरोध शुरू हुआ अब उसका हल निकालेंगे कैसे? लोगों की सेवा करें, हमारी उसका हल कैसे निकालेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स तो विरोध पर चले गए। मैं बताता हूं, हल पर मैं बताता हूं। देखिए 2020 में ये पॉलिसी लागू हुई और इस बार से इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करने का, सरकार ने स्ट्रिंजेंट करने का प्रयास किया, और उसमें शायद एक प्रावधान ये भी जोड़ा गया कि कुछ बैंक के साथ एक करार करना पड़ेगा, अन्यथा जो बैंक के साथ लोन का करार नहीं करना चाहते उन्हें कैश में बॉन्ड की राशि जमा करनी पड़ेगी। ये वास्तव में मैं भी एक नागरिक के नाते फिर कहूंगा, मुझे भी ये बात थोड़ी सी चुभने वाली लगती थी कि एमबीबीएस करने जो विद्यार्थी हमारे सरकार के कॉलेज में आया है, मेरिट पर आया है, वो कोई जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़े किसी धन्ना सेठ का बच्चा होगा, वो साधारण परिवारों से, मेरे गांव से, आपके गांव से आए हुए साधारण आमदनी वाले लोग भी हो सकते हैं। तो वो कहां से लाएंगे, कैश कहां से लाएंगे, या बॉन्ड का या लोन का भय भी, अपने आप में लोन लेते हुए हाथ कांपते हैं, भय लगता है। ये बात समझ में आती थी। ये जब विषय उठाया विद्यार्थियों ने और दूसरे स्टेक होल्डर्स ने, तो सरकार ने कहा कि हम आपसे एक सिंगल पैसा बॉन्ड राशि के रूप में नहीं लेंगे, हम आपसे आज की तारीख में कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, केवल और केवल एक एग्रीमेंट मांग रहे हैं कि आप जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, सस्ती फीस पर पढ़कर जिस दिन आप एमबीबीएस हो जाओगे, उसके बाद आप हरियाणा सरकार की सेवा में लगोगे। लेकिन यहां पर देखिए पेंच क्या है, हमने कहा कि आपको, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद 2 रास्ते होंगे, आप सरकारी सेवा कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं देना होगा, जो देना होगा सरकार देगी, सरकार संभालेगी। और यदि आप सरकारी सेवा करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं, हरियाणा की जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, जिसकी गाढ़ी कमाई के टैक्स की फीस से आप पढ़े हैं, तो भाई साहब आप बैंक से लोन लेकर के बॉन्ड की राशि जमा कराइए और प्राइवेट में जाइए, खूब कमाइए, फलिए फूलिए, अपना अस्पताल बनाइए, प्राइवेट अस्पताल भी बना लीजिए, हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपको बॉन्ड राशि नहीं देनी है और आपको लगता है कि आपके पास धन नहीं है, तो करिए ना हरियाणा की जनता की सेवा, हम आपको वेतन देंगे। चलिए, अब आपने भी अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया, मैं अक्षत जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन रजमन टहीनवाल जी, जो पक्ष है सरकार का, कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, जिस प्रकार से ये बातों को घुमा फिरा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये डॉक्टर्स चले जाएंगे, उनमें नौकरी लग जाएंगे। मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, और ना ही ये शायद ये समझा पा रहे कि अगर कोई भी छात्र है वो एमबीबीएस की अपनी डिग्री पूरी करके अगर आता है, तो क्या सरकार उसको गारंटी दे रही है कि एमबीबीएस की डिग्री पूरी करते ही उसको नौकरी दे देगी? और अगर उसको नौकरी नहीं दे रही, तो वो इतने साल की पढ़ाई करके आ रहा है, तो सरकार प्राइवेट में उसको करने नहीं दे रही, और अगर वो घर पे बैठता है तो सरकार उससे कह रही है कि आप अपना पैसा दो। कितने % लोग, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं रेवाड़ी जिले से संबंधित हूँ, और रेवाड़ी जिले से हजारों छात्र वहां पर एमबीबीएस जा रहे हैं,
और हजारों छात्रों में से अगर आते हैं तो कितने लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं? कोई 5, 10, 20, इससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन क्या वो गरीब छात्र जो असल में जो गरीबी के अपने पड़ाव से गुजरते हुए मेहनत करके वो आगे आए हैं और उन्होंने डिग्री की है और उनको अगर नौकरी नहीं मिल पा रही, सरकार रोजगार की गारंटी तो नहीं दे पा रही उनको। ये गारंटी अगर सरकार दे दे कि आप डिग्री करके आओगे हम तुरंत आपको नौकरी दे देंगे, वो तो गारंटी नहीं दे पा रही। उनको एक बार थोपा जा रहा है कि अगर आप प्राइवेट में नौकरी करोगे तो आपको ये पैसा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर ये सरकार ने जो अभी वैकेंसी निकाली 2022 में लगभग 980 की भर्ती निकाली थी, 980 की भर्ती निकाली और 980 की भर्ती में लगभग 8000 डॉक्टरों ने अप्लाई किया। तो आप खुद सोच के देखिए डॉक्टरों की कमी कहाँ है? डॉक्टरों की कमी नहीं है, कमी है सरकार की नीयत की, कमी है सरकार भर्ती नहीं कर पा रही, सरकार उनको रोजगार दे नहीं पा रही। और ये लोग कहते हैं कि हमने वहां पर डॉक्टरों की, हमने मेडिकल की छात्रों की संख्या बढ़ा दी। अरे संख्या भाई बढ़ा दो आप, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा छात्र यहाँ पर एमबीबीएस की डिग्री करे, वो पढ़े लिखे, वो सेवा भी करे। वो सेवा भाव तो तब करेगा जब उनको मौका मिले। मौका कौन देगी? मौका देगी सरकार। सरकारी नौकरी अगर आप उनको कराना चाहते हो तो वो सरकारी नौकरी भी करना चाह रहे हैं। जब 8000 लोगों ने वहां पर फॉर्म अप्लाई किया है तो, और आपने भर्ती निकाली 980 की, तो 980 और 8000 का देखिए ना, तो इसका मतलब वो डॉक्टर फालतू है या कोई देश विदेश के तो डॉक्टर नहीं है ना, वो है तो हरियाणा के अप्लाई करने वाले। चीजें साफ करना एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी तेहरा मेडिकल कॉलेज में लगभग 1850 सीटें हैं और ये कहते हैं कि हम और इन सीटों को बढ़ा देंगे। सीटें बढ़ाने कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स की कमी, भर्ती अगर आप नियमित करते रहे। आप ये कह रहे हैं कि ये भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा ये कि गारंटी क्या है? आपने जो सवाल उठाया डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, सरकार का पक्ष ये है, पंकज बेनीवाल जी, मेडिकल ठीक है, एक सेकंड। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, सरकार का पक्ष ये है कि देखिए डॉक्टर्स की कमी है और अगर ये पॉलिसी रहेगी तो कम से कम वो सेवाएं डॉक्टर्स की मिल पाएंगी उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर हम लोग अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर्स की बड़ी कमी रहती है। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, भाजपा सरकार पढ़ाई के जितने भी मॉड्यूल चले हुए हैं सभी को व्यापार में कन्वर्ट कर, सरकारी कॉलेजेस में वो बच्चे एडमिशन लेते हैं जो रैंक होल्डर होते हैं, जो बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर करके बहुत अच्छी रैंक उन लोगों की आती है, जब जाके उनको ये फ्री सीट मिलती है, तो फ्री सीट बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले आके क्या किया, 30,000 की फीस को 80,000 रुपए किया, जो कि पूरे भारत देश के अंदर किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की सबसे ज्यादा फीस है। दूसरा, हर साल 10% का बढ़ावा किया इन्होंने उस फीस के अंदर, यानी कि ये फीस उन्होंने पहले बढ़ाई भी और हर साल 10% का बढ़ावा करते गए। यहां भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने कहा कि एमबीबीएस की डिग्री जब देंगे जब आप 40 लाख रुपए हम देंगे। अरे भैया, किस बात के 40 लाख रुपए आप लेंगे जब सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सरकारी सेवाएं बच्चे दे रहे हैं वहां पर। आप कहते हैं कि सेवा भाव से काम करें, डॉक्टर सेवा भाव से काम कर रहा है, करेगा, जिंदगी भर लोगों की सेवा करेगा, लेकिन भाजपा सरकार 40 लाख की मेवा खाने के चक्कर में क्यों है? ये 40 लाख की मेवा भाजपा सरकार को क्यों चाहिए? कितनी पीएचसी इन लोगों ने बनाई हरियाणा के अंदर, कितनी सीएचसी इन लोगों ने हरियाणा के अंदर बनाई, कितनी पोस्टें इन लोगों ने निकाली। हर साल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में 760 बच्चे एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। 760 बच्चों की पर ईयर की इनकी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। जब नौकरी नहीं देंगे तो बच्चे जाएंगे कहां? या तो अपने घर पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे या किसी जॉब करेंगे, वो काम करने नहीं देना। पूरे का पूरा ये सिस्टम सिर्फ अपनी जेबें भरने का कर रखा है। मेवा शब्द यूज करते हैं ये लोग, भाजपा सरकार खुद मेवा लेने के चक्कर में है। 4 नवंबर की रात को मैं आपको याद दिलाऊं, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, 4 नवंबर की बात में याद दिलाऊं, 5 नवंबर को सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी को रोहतक आना था पीजीआई में। 4 तारीख की रात को 2 बजे बच्चों पर पानी की बौछारें चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। भाई, ये एमबीबीएस के बच्चे हैं, ये डॉक्टर हैं, देश का भविष्य है, जिन्होंने देश का हाथ थामे रखा, देश को कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बाहर निकाला। ठीक है, लेकिन आपका भी यही मानना है कि भाई सरकार को इस पर जो पॉलिसी है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अक्षत मित्तल जी, ठीक है, अक्षत मित्तल जी, डॉक्टर अक्षत मित्तल जी, भाई देखिए सरकारी अस्पताल में भी तो डॉक्टर्स चाहिए ना, और अगर 7 साल के लिए यहाँ पर आपको बाउंड किया जा रहा है तो उस पर पक्ष सरकार का ये कि भाई हमको वहां पर भी तो देखना है ना, डॉक्टर्स की कमी तो है अस्पतालों के अंदर। डॉक्टर अक्षत मित्तल जी, ठीक है सर, एक सेकंड, अक्षत मित्तल जी,
बीपीएल परिवार वो हो। पंकज बेनीवाल जी, ठीक है पंकज बेनीवाल जी, ठीक है, हो गया, ठीक है। कोरोना काल, डॉक्टर्स की उपलब्धता सब पता है मुझे। आज के विषय पर आते हैं। एक सेकंड डॉक्टर अक्षत मित्तल जी, अक्षत मित्तल जी, बेनीवाल जी, ठीक है, बेनीवाल जी हो गया, ठीक है, बेनीवाल जी हो गया, ठीक है, आपका पक्ष आ गया। डॉक्टर अक्षत मित्तल जी, भाई ठीक है, आप डॉक्टर्स की बात को भी सुने। डॉक्टर अक्षत मित्तल जी, सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र जी की बातों के ऊपर आना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से चालू किया कि वो जो इमरजेंसी सेवा या ओपीडी सेवा बंद होने से बहुत ही ज्यादा दुखी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस बाधा का कारण है कौन? क्या इस बाधा का कारण स्टूडेंट्स हैं? आप बताइएगा सर। स्टूडेंट्स पिछले 22 दिन से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे बिना किसी ओपीडी सेवाओं को बंद किए। हमने ओपीडी की तरफ तक पूछ भी नहीं करी, हमने किसी पेशेंट से बात तक नहीं करी। हम शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारी सिर्फ सरकार से एक मांग थी कि सरकार हमसे बात करे। सरकार एक वार्ता तक स्थापित करने में असक्षम। हम उसके बाद पंचकुला गए। पंचकुला जाने के बाद डीएमईआर सर ने बात करी। हमने कहा सर सीएम से बात करा दीजिए, सीएम साहब ने बात नहीं करी। हमने हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात करने की कोशिश करी, उन्होंने हमसे बात नहीं करी। जिस आम जनता की सरकार है, यदि सरकार उसी आम जनता से बात ना करे तो कुछ ना कुछ तो उनके तरीकों को बाधित करना पड़ेगा ताकि वो हमारी बात सुने। ये तरीके, ओपीडी बंद करने का तरीका, ओपीडी को 1 घंटा बंद करने का, 2 घंटा बंद करने का रीजन सिर्फ इतना था कि सरकार हमारे साथ वार्ता स्थापित नहीं कर रही है। सरकार अगर नेगोशिएशन टेबल पर आकर हमारे साथ बात करे तो आज भी ओपीडी सेवाएं हाथ के हाथ खोली जा सकती हैं। एक चीज। दूसरी चीज, वीरेंद्र जी ये कहते हैं कि ये पैसा सरकार की जेब में नहीं जा रहा। मैं बताना चाहूंगा, जब 6 नवंबर 2020 को जो पॉलिसी आई उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि जो भी ये बॉन्ड पॉलिसी से पैसा आएगा इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, हरियाणा स्टेट मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट। और ये जो सारा पैसा है ये उस ट्रस्ट में जाएगा और यहाँ से सारा पैसा मोबिलाइज होगा कहाँ पर? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, बच्चों की शिक्षा बेहतर बनाने के लिए। परंतु ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं बनाया गया। जितना भी पैसा 2022 में अभी जो 10 लाख रुपए कुछ बच्चों से ले लिए गए अमेंडमेंट से पहले, वो पैसे गए हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में। ये गवर्नमेंट की एक पुरानी बॉडी है जो पूरे स्टेट से कहीं से भी आने वाले फंड्स को मोबिलाइज करती है। यानी कि क्या सरकार अपनी ही बात पर नहीं अड़ रही है? यहाँ पर सरकार जो कहती थी कि ये पैसा मेडिकल एजुकेशन में जाएगा, उसके लिए एक सेपरेट बॉडी नहीं बनाई गई। यहाँ पर ऑडिट कहाँ से होगा कि सरकार ने पैसा कहाँ लगाया? इसके बाद रुकिए सर, अब मेरे को एक बार कंप्लीट करने दीजिएगा। डॉक्टर की कमी के ऊपर सर कहते हैं कि उनके किसी सीएचसी पीएचसी में वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। यदि डॉक्टर्स की कमी है तो डॉक्टर्स की भर्तियां क्यों नहीं निकल रही हैं? अप्रैल 2022 में जिस तरीके से अभी प्रतिपक्ष नेता ने यहाँ पर डेटा दिया, बिल्कुल सही डेटा दिया। 7,400 लोगों ने, 7,400 डॉक्टर्स ने आवेदन डाले थे केवल और केवल 962 सीट्स के लिए। सिर्फ 962 आवेदन निकाले गए। अगर मनोहर जी ये कहते हैं, खट्टर साहब ये कहते हैं ओपन मीडिया में कि 28,000 डॉक्टर्स की कमी है, तो 28,000 पोस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही है सरकार की तरफ से? ये कहते हैं कि ये मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, सीटें बढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पिछले 8 सालों में इनकी तरफ से, इनकी सरकार ने कौन सा एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया? पीजीआई खोला, वो इन्होंने नहीं खोला। तो अक्षत जी, इसका हल क्या है? क्या जब तक सरकार बॉन्ड पॉलिसी को वापस नहीं करेगी तब तक आप लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे या इस तरह से सेवाएं बाधित रखेंगे, या कोई रास्ता निकल सकता है बीच का? बॉन्ड पॉलिसी वापस लेना हमारे में नहीं, हम सर्विस देना चाहते हैं पहली बात तो। ठीक है, चाहे वो गरीब का बच्चा आ रहा हो यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने, चाहे अमीर का बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आ रहा हो, सब सेवा भाव से आ रहे हैं। तो चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे वो 40 लाख देने में सक्षम हो या ना हो, हर बच्चा सेवा देने को तैयार है, इसीलिए वो इस प्रोफेशन में आया है। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में हम नहीं है, हम सर्विस बॉन्ड की बिल्कुल तरीके से, हर तरीके से कहते हैं कि सर्विस बॉन्ड एक ठीक चीज है। जिस तरीके से रूरल सर्विसेज खाली हैं, रूरल सर्विसेज को भरने के लिए सही तरीका है। लेकिन एक चीज है कि यदि बाकी राज्यों ने एक तमीजदार, एक बिल्कुल ही बुनियाद के साथ बनाई हुई बॉन्ड पॉलिसी लाई है, सर्विस बॉन्ड लाई है, तो हरियाणा सरकार लीक से हटके इस तरीके के काम क्यों कर रही है जो जनहित में नहीं है? इस पर ऐतराज है आपका? ठीक है, वीरेंद्र जी से मैं जवाब लेता हूँ। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। एक सेकंड से रुकिएगा। देखिए, साथ ही साथ में 2-3 चीजें डॉक्टर ठीक है, अक्षत अक्षत जी, मैं जवाब बारे में देता हूं, बता दीजिएगा। अक्षत जी कुछ जवाब चीजें देता रह हूं। गई हो तो सारी चीजें एक बार बताएंगे तो फिर मैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा। पहली बात तो मैं प्रतिपक्ष के जो हमारे साथी हैं उनको बताना चाहूंगा कि ये
हरियाणा वासियों की सेहत का मामला है, ये हरियाणा के युवा चिकित्सकों के भविष्य और भाग्य का मामला है। इसे गोल गोल मत घुमाइए, इसमें कोरी राजनीति मत करिए और कम से कम झूठ प्रसारित मत करिए। मैं साफ करना चाहता हूं आपके माध्यम से आयुष जी कि सरकार अगर बॉन्ड की बाध्यता किसी पर लागू करेगी तो उस युवा चिकित्सक पर लागू करेगी, यानी बॉन्ड की राशि उसको भरनी होगी जिसको सरकार सरकारी क्षेत्र में नौकरी ऑफर करेगी और वो करने से इनकार करेगा। अगर कोई चिकित्सक सरकारी क्षेत्र में रोजगार, रुकिए आप बाद में बोलिएगा भाई, मैंने आपको बीच में बाधित नहीं किया, कृपा करके मुझे कहने दीजिए। कोई भी बॉन्ड बिल्कुल सिंपल कॉमन मैन कॉमन सेंस के लॉजिक से आप इस बात को देखिए कि अगर मैंने आपको नौकरी ऑफर नहीं की तो मैं आप पर बॉन्ड कैसे लागू कर सकता हूं? बॉन्ड की शर्त उसी पर लागू होगी जो नौकरी करने के लिए, नौकरी ऑफर किए जाने के बावजूद सरकारी नौकरी करने के लिए नहीं आएगा। एक बार तो इस तरह का भ्रम फैलाने वाला अगर आप नैरेटिव शुरू करेंगे प्रतिपक्ष के साथियों कि सरकार तो नौकरी देगी नहीं और उनको बॉन्ड से बांध देगी, घर बिठा देगी, अरे बावड़े हो रहे हो कि भाइयों, हमने तो डॉक्टर चाहिए। हम तो कह रहे हैं चिकित्सक आए, सेवा दें, और जो हमारे द्वारा ऑफर किए जाने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो वो फीस, जिस सस्ती फीस पर वो पढ़कर आया है, डिग्री उसने प्राप्त की है, हरियाणा वासियों का वो टैक्स पेयर का धन है, उस सब्सिडी की एवज में वो राशि जमा करा के चला जाए। तो बाध्यता नहीं है कि भाई नौकरी भी नहीं देंगे और पी से ले लेंगे, थारे पता है। एक बात। दूसरी बात, मैंने पहले साफ किया आयुष भाई कि अगर कोई एक पैसा इकन्नी दुवन्नी चवन्नी बॉन्ड राशि के रूप में किसी चिकित्सक से लिया जाता है तो वो कारोबार नहीं कर रही सरकार, वो केवल लोगों को बाउंड करने के लिए, लोगों को बाध्य करने के लिए ऐसा कर रही है। आप नौकरी करिए, सरकार के खजाने में एक पैसा भी आपको देना नहीं है, आप देंगे नहीं, आएगा नहीं तो कोई खजाना नहीं भरेगा। एक बात जो डॉक्टर अक्षत ने कही कि भाई ट्रस्ट बनना चाहिए था और वो ट्रस्ट नहीं बना और हरियाणा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के खाते में मान लीजिए कोई पैसा गया है तो वहां जाने की अभी व्यवस्था है। चाहे हरियाणा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो या वो जो ट्रस्ट जिसकी बात कहीं पॉलिसी में कही गई है, वो दोनों के दोनों सरकार के इदारे हैं और उन इदारों में जाने वाले एक एक पैसे का ऑडिट होता है, ऑडिट होगा। ट्रस्ट बनना चाहिए, अगर नहीं बना है, मेरे पास अपडेट नहीं है उसका, अगर नहीं बना है तो प्रक्रिया में होगा, लेकिन एक भी पैसा वो प्रॉफिट मोटिव से आपसे नहीं मांगा जा रहा है। और सीधे मैं कह रहा हूं कि जब आपका पहला रास्ता है सरकार की सेवा करने का, आप सेवा करेंगे तो आपसे कोई एक चलिए वीरेन जी, मुझे लग रहा है शायद कोई तकनीकी समस्या, आपकी ऑडियो नहीं आ रही मुझ तक। मैं जोगिंदर मोर जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो गए, एक रिएक्शन में उनका भी लेता हूं। जोगिंदर मोर जी, स्वागत है आपका चर्चा में। थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस रहा। जोगिंदर मोर जी, एक तरफ विरोध प्रदर्शन है, दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि भाई डॉक्टर्स की कमी है इसलिए हम इनको बॉन्ड पॉलिसी हमारे लिए जरूरी है। कैसे इसको आप देखते हैं? मेरा ऑडियो ठीक हुआ क्या? देखिए ऐसा है कि ऐसा है कि अब तक इन्होंने कितनी नौकरियां निकाली, कितने डॉक्टरों को इन्होंने भर्ती किया है, निकाली कितनी इन्होंने, और एक चीज थोप दी गई है, गरीब व्यक्ति को शिक्षा से वंचित करने का ये पूरा कुछ नहीं थोपा क्यों नहीं है? आपने किससे सलाह की? थोप दिया भाई, कैसे थोप दिया? किसी को बाध्य किया है क्या? आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, नौकरी करिए, नौकरी नहीं करते हैं तो दीजिए पैसा, देना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? थोप क्या हुआ? आपकी इच्छा है सरकार के सस्ती फीस में पढ़ना चाहिए तो सेवा करनी पड़ेगी। डॉक्टर हड़ताल पे नहीं होते। अगर सस्ती फीस में पढ़ना है लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। अगर सस्ती फीस में पढ़ रहे तो सेवा करनी पड़ेगी। हरियाणा के लोगों की तरफ हो या प्राइवेट की तरफ हो, हरियाणा के लोगों को डॉक्टरों की सेवा चाहिए। हम हरियाणा के खजाने से फीस, हम हरियाणा के खजाने से खर्चा करें, ठीक है मोर साहब, सेवाएं भी देंगे। ठीक है
मोर साहब कितनी नौकरी इससे पहले अरे हरियाणा के खजाने से खर्चा करेंगे तो सेवाएं लेने का हक है कि नहीं हरियाणा के लोगों के लिए? ऐसे बोलते रहेंगे हरियाणा प्रदेश से और प्रदेश। अरे बेतुकी बातें करोगे तो टोकूंगा भी, बेतुकी बातें करोगे तो टोके जाओगे। डिफेंस सर्विस में जाएंगे उनको क्या किसको करेंगे? बाध्य किया बताओ, किसको बाध्य किया? बाध्य किसको किया? उसका बाध्य नहीं करना होगा क्या उसके अंदर ये बॉन्ड है कि जो हरियाणा से उसके अंदर सिर्फ ये है तो हरियाणा सरकार की करेगा। जो डिफेंस में जाएगा उसको जाने देंगे। आपको किसने कहा, आपको किसने कहा डिफेंस वाले को रोकेंगे? आपको चलिए ठीक है अक्षत मित्तल जी, ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ऐसा तो है नहीं भाई, जो जिसको ऑफर करा जाएगा सिर्फ बॉन्ड उसी के लिए उसको ही भरना पड़ेगा। अगर किसी को ऑफर ही नहीं कर रही तो उसके ऊपर कैसे बॉन्ड लागू हो जाएगा? अक्षत जी, ये कैसे कंफ्यूजन है? ये कैसा कंफ्यूजन है? बार-बार कह रहे हैं देखिए सरकार बहाना ले रही है, सरकार बहाना क्या ले रही है? इन लोग जो है वो प्राइवेट में चले जाते हैं। चित्रेश जी आप ये बताइए कि प्राइवेट को इस तरीके से कीजिए ना, प्राइवेट की फीस को आप कंट्रोल किए, निजीकरण को कंट्रोल कीजिए। ठीक है मोर साहब, मुझे लगता है अक्षत जी इसको और ज्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बताएंगे ना। अक्षत जी, ये क्यों कंफ्यूजन क्यों है? अक्षय भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। आपकी तो इनकी तो बात ही कभी पूरी नहीं होती। ये इनको ये कहने ठीक है ध्यान रखना। जोगिंदर जी देखिए थोड़ा सा ऑडियो का डिस्टर्बेंस है, मुझे भी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। मैं अक्षत जी से रिएक्शन ले रहा हूँ। एक सेकंड जोगिंदर जी देखिए बहुत इको हो रही है, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं है। जोगिंदर जी एक सेकंड थोड़ा सा धैर्य रखें। अक्षत मित्तल जी, ये कंफ्यूजन क्यों है? अक्षत मित्तल जी कंफ्यूजन क्यों है? इनको बुला लिया क्योंकि ये लोग सुनते नहीं है, ये सिर्फ बोलना जानते हैं। तो 2 मिनट अगर सुनेंगे तो समझ में आएगा। अक्षत मित्तल जी हाँ सर, केवल 4 लाइनों में इन्होंने बॉन्ड पॉलिसी को खत्म किया है। जो इन्होंने बॉन्ड पॉलिसी बनाई सिर्फ 4 लाइनों में, जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें भी जो ये नौकरी की बात करते हैं कि ऐसे बच्चे को हम नहीं रोकेंगे, ऐसे बच्चे से हम पैसा नहीं लेंगे, उस बच्चे को नौकरी ऑफर करेंगे, ये सारी बातें गलत हैं। क्योंकि उस गैजेट नोटिफिकेशन की मैं लाइन बकायदा आपको पढ़ के बताता हूँ, यहाँ पर जो रखते हैं, दैट the student, if the student does not opt to serve upon selection, अर्थात कि यदि बच्चा जो है वो ले ना नौकरी, कब? जब उसका सिलेक्शन हो। मैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताऊंगा। एक HCMS का एग्जाम होता है जिससे मेडिकल ऑफिसरों की भर्ती होती है हम लोगों की। पहली बात तो ये, अगर ये हमसे सर्विस बॉन्ड साइन करवा रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए ये नौकरियां रिजर्व करें मेडिकल ऑफिसर की, जिस तरीके से बाकी के 28 राज्यों में होता है। पर यदि ऐसे में रिजर्व नौकरी छोड़ने के बाद बच्चा भागता है तो उससे पैसे लिए जाते हैं दूसरे राज्यों में। परंतु यहाँ पर क्या करने को ये कह रहे हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप पहले ग्रेजुएट होइए, ग्रेजुएट होने के बाद एक एग्जाम दीजिए, यदि आपकी एग्जाम में अच्छी मेरिट आती है तो हम सरकार वाले आपको नौकरी ऑफर करेंगे। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर ली तो आप 7 साल घुसाइए। यदि आप सरकार की नौकरी रिजेक्ट करते हैं तो आप पैसा दीजिए। ठीक है, और उन बच्चों का क्या? अब जैसे 7000 आवेदन आए थे, सिर्फ 962 नौकरियां थी। मैं पूछता हूँ 6000 बच्चों का क्या? उन 6000 बच्चों के लिए इन्होंने कोई प्रावधान ही नहीं रखा। वीरेन जी, रिजर्व नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। वीरेन जी ऐसे में मैं बताता हूँ सर, सीएम साहब। ठीक है अक्षय जी एक सेकंड। हाँ वीरेन जी एक सेकंड सर, वीरेन जी रिजर्व नहीं करेंगे तो ये कंफ्यूजन की स्थिति होगी भाई। स्टूडेंट्स तो उनके लिए आप रिजर्व करें अगर आप बॉन्ड भरवा रहे हैं। ऐसे में ये कहते हैं कि बच्चा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नौकरी नहीं दे रहे वो चला जाए, लेकिन ये चीज ये रिटर्न में देने को तैयार क्यों नहीं है? हम DMER डायरेक्टर से मिले, हम ACS महोदया से मिले कल रात, उन्होंने ये चीज रिटर्न में देने से मना क्यों कर दी? ठीक है वीरेन जी जवाब दीजिए। वीरेन जी आपको आवाज मिल रही है? चलिए वीरेन जी शायद मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डाइनवाल जी सरकार का पक्ष सिर्फ ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो कमी है डॉक्टर्स की वो पूरी हो जाए, और ये बॉन्ड उसी के लिए लागू होने वाला है जिसको हम ऑफर कर रहे हैं। नौकरी ऑफर नहीं करेंगे तो बॉन्ड कैसे लागू होगा? जी अब ये तो चीज आप भी समझ गए, और हमने जो डिबेट में मैंने जो चीज बताई थी कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार केवल अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। सरकार ने आज तक जो भी ऐसी शिक्षा नीति लेके आई है, चाहे आज ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, और ऐसे बहुत से ऐसे केसेस में आपको बता सकता हूं जिसमें विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उस विरोध प्रदर्शन को शुरू में तो ये सरकार अगर करती है ना, कोई भी सरकार विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उसका मजाक उड़ाती है, और फिर उन पे लाठीचार्ज भी करती है, कहीं उन पे मुकदमे भी दर्ज करती है, उन पे पानी की बौछारें भी चलाती है।
और बाद में सरकार को समझ में आ जाती है कि यार हमारी कमी है, और ये वही कमी इनके समझ में बाद में आएगी। थोड़ा दिन और इंतजार करो। सांकेतिक धरना दिया गया 1 घंटे का, 2 घंटे का, अब ये इमरजेंसी के लिए भी इनको बाध्य किया जा रहा है। तो सरकार को चेताने का काम किया जा रहा है, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि असल में समस्या क्या है। और समस्या यही है कि जिस व्यक्ति को, जिन डॉक्टर्स को ये कह रहे हैं कि हम आप बॉन्ड भरो, आपको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मैं आपको ये चीज बताना पड़ूंगा कि सबसे पहले मैं एक चीज कह चुका हूं कि भर्ती की बात, कि अगर भर्ती नहीं करेंगे तो फिर समस्या का समाधान कहां होगा। दूसरी चीज, आज ये जो इतनी महंगी जो फीस की गई है, इस महंगी फीस की वजह से शायद आपको भी ध्यान होगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो लगभग 2000 छात्र और वो यहाँ पर आए थे। मतलब हर जिले में, हर उसकी स्टेट की बता सकता हूँ, रशिया की हो, चाइना की हो, यूक्रेन की हो, कजाकिस्तान की हो, अगर ये बच्चे, ये सस्ती फीस अगर होती तो वो बच्चे बाहर से क्यों जा रहे, बाहर पढ़ने क्यों जाते। और उस बाहर पढ़ने के साथ साथ मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा लेना अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि हरियाणा का पैसा और अगर बाहर के देशों में जा रहा है तो उसको रोकने का काम किसका करना पड़ता है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। ये सरकार इन चीजों को भी तय करे। एक तरफ तो ये कहती थी सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेज देंगे, आज इनसे पूछ के देखिए कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज बना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिरसा में, भिवानी में, फतेहाबाद में, चरखी दादरी में, यहाँ पर तो केवल और केवल मेडिकल कॉलेज की बात की थी इन्होंने। फतेहाबाद और चरखी दादरी में तो वहां पे तो कागजों में ही अभी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। ये केवल और केवल बातें करते, जनता की समस्याओं को अगर ये समझते, असल में इनका जो प्लान पता नहीं किस हिसाब का होता, मुझे नहीं लगता। ये कागजी कार्रवाई अपनी पूरी करते हैं लेकिन उसको धरातल पर लागू नहीं कर पाते, और यही वजह है कि ये ग्राउंड पे अगर रहते तो इनको डॉक्टर्स की भी समस्या आ जाती। मैं अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि जब ये मुख्यमंत्री जी से इनकी मांग पत्र सौंपने की बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने मांग पत्र को लिया और केवल मोड़ के अपने पास रख लिया और बोला मैं आपकी मांगे नहीं मानूंगा, आप तो बेवजह की बहस करते हो। तो वो चीजें देखिए कि जब मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का जो दुर्भाग्यपूर्ण बातें होंगी तो वो कैसे सहन होंगी। आज छात्रों के ऊपर, ये छात्र डॉक्टर बनने के लिए गए थे, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिल्कुल इसका हल होना चाहिए। अक्षत जी, इसके परिवार से मेरे एक साथी का मेरे एक पास चीज थोड़ा सा हरियाणा की जनता की तरफ से भी कि जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं क्या उसको एग्जेम्प्ट रखेंगे या वो भी इससे प्रभावित होने वाली, क्योंकि अभी तो ओपीडी पर इसका असर दिख रहा है और अगर ये बात अभी आगे और नहीं बनती या कुछ दिनों तक हम देखते हैं इसी तरह की स्थिति तो क्या इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित होंगी? क्या उसका सोल्यूशन होगा फिर? मैं तो सर यहाँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू सभी जो इस चीज़ की वजह से परेशान हो रही है आम जनता, अपनी तरफ से, डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। परंतु मैं साथ ही साथ उन सभी से यह अपील करता हूँ कि इस चीज़ का जवाब वे हमसे ना मांग कर सरकार से मांगे कि डॉक्टरों के साथ सरकार ने ऐसा क्या किया कि डॉक्टर मजबूर हो। जो डॉक्टर रात के 2 बजे भी उनके लिए जाकर सेवा करता है, वो डॉक्टर क्यों मजबूर हो गया है कि उसको ओपीडी सेवाएं बंद करनी पड़ रही हैं? इस चीज़ का जवाब आम जनता हमसे ना मांगकर सरकार से मांगे। और जहाँ तक रही इमरजेंसी सेवाओं की बात, देखिए सर, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो ये डिसीजन लिया गया है ये रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से लिया गया है। इमरजेंसी सेवाओं का जो है आज के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से पूर्ण रूप से पीजीआईएमएस रोहतक और बाकी के 3 और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी ठप कर दी जाएंगी। वीरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं डॉक्टर अक्षत मित्तल जी को, 48 घंटे का अल्टीमेटम है, कैसे इसका हल करेंगे? जिस दिन से इनका आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से पीजीआई प्रशासन, यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से और बाद में सरकार के अलग अलग अधिकारियों की तरफ से इनके जो आंदोलनकारियों के नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाती रही है। सरकार ने इनके मनों में जो भ्रम थे उनको एक एक करके दूर करने की कोशिश की। बॉन्ड पॉलिसी में जो तुरंत कुछ राशि जमा कराने का पक्ष था उसको हटा करके अमेंडमेंट करके कई दिन पहले इनको बता दिया गया कि कोई एक इकन्नी जमा नहीं करानी है आपको, आप नौकरी नहीं करेंगे, उस सूरत में आपको बॉन्ड वो एग्जीक्यूट होगा। ये सब बातें समझाई गई हैं, उसके बावजूद अगर ये नहीं मान रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं, आवश्यकता से ज्यादा बजिद हैं। हमारा उद्देश्य न मेडिकल के स्टूडेंट्स को परेशान करना है, वो भी हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनसे हम सेवाएं लेना चाहते हैं, उनसे कोई धन कमाना हमारा मकसद नहीं है। उल्टे जो लोग मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज पीजीआई में या दूसरे हमारे कानपुर के मेडिकल कॉलेज में या अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में सरकारी सब्सिडाइज्ड फीस पर पढ़ रहे हैं
उन लोगों को तो हमने सुविधा दी है ना। अगर उनको यही डिग्री किसी प्राइवेट कॉलेज में करनी होती तो कितनी महंगी पड़ती। वो बहुत सामान्य सी फीस पर एक प्रोफेशनल डिग्री पाने वाले हैं। इस डिग्री के दम पर वे बहुत कुछ कमाने के योग्य भी होंगे, लोगों की सेवा करने के योग्य भी होंगे। हम केवल उनसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि वे हमारी सब्सिडाइज्ड फीस पर पढ़ने के बाद हरियाणा की जनता की सेवा का एक अनुबंध, एक करार हमारे साथ कर लें। उस अनुबंध के साथ में ये भी कहना है डॉक्टर्स का कि भाई आप उनके लिए रिजर्व कर दीजिए ना, उनको ये श्योरिटी दीजिए कि नहीं आपको जॉब हम ऑफर करने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप भी इस बात को समझेंगे, टेक्निकलिटीज पर इनके साथ बैठ करके बात की जा सकती है। मैं एक एक वाक्य, क्योंकि मेरे सामने बॉन्ड का डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए मैं उसके एक एक वाक्य पर चर्चा नहीं कर सकता। मेरे सामने होगा जिस दिन मैं कर लूंगा, लेकिन मैं एक कॉमन सेंस के आधार पर कह रहा हूं और मुझे विश्वास है कि कोई ऐसा बॉन्ड वो चल ही नहीं सकता जिसमें नौकरी ऑफर ना की गई हो और बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाए। हो ही नहीं सकता। कोई अदालत नहीं मानेगी, कोई सरकार नहीं मानेगी, हम भी नहीं मानेंगे, मैं ही खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा उसके। तो भाई साहब, आपको नौकरी ऑफर करेंगे, आप नौकरी करने के लिए आएंगे, सुनिए, आप नौकरी करने के लिए आएंगे, आपका स्वागत करेंगे, मालाएं पहना करके आपको पोस्टिंग देंगे, आप आइएगा, असंध के किसी गांव में किसी सीएचसी पीएचसी में नौकरी करिएगा या असंध के नागरिक अस्पताल में करिएगा। अगर आप नौकरी करने के बजाय ऑफर किए जाने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाकर ज्यादा धन कमाने की इच्छा से जाना चाहेंगे, तो फिर जो आप पर खर्चा हुआ है साहब, वीरेंद्र जी, आपकी इसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त करूंगा। मेरे पास समय नहीं, आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम है और अब स्टूडेंट्स जिन बातों को लेकर के विरोध कर रहे हैं उसका समाधान और रास्ता कैसे निकाला जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।